वरूधिनी जी, वरूधिनी जी। हॉल से किसी के पुकारने की आवाज सुनकर रसोई में काम कर रही वरूधिनी जी ने स्टोव की आंच धीमी की, हाथ में पकड़ा चम्मच वहीं रखा और हॉल में आ गईं। वहां खड़े व्यक्ति को देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। आइए, आइए पंडित जी, बैठिए। मैं अभी आपको ही याद कर रही थी और देखिए, आप आ भी गए। आपकी उम्र 100 साल हो। अरे माँ जी, मुझे 100 साल की उम्र क्यों चाहिए? इस भारी गृहस्थी का बोझ अब सहा नहीं जाता। मैं तो रोज उस परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, मुझे इस भव बंधन से जल्दी मुक्त कर अपने पास बुला लो। हे भगवान, ये कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी? आप तो कितने ही लोगों का विवाह करवाकर अनगिनत जोड़ों को एक कर रहे हैं। इतना महान पुण्य कार्य करने वाले का भगवान भला ही करेंगे। आप उदास मत होइए। और आप अभी तक खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आप जरा यह अखबार देखिए। मैं बस 2 मिनट में आई। वरूधिनी जी रसोई में गईं, स्टोव बंद किया और पंडित जी के लिए कॉफी बनाकर ले आईं। उन्होंने उन्हें कॉफी दी और खुद पास के सोफे पर बैठ गईं। पंडित ने कॉफी खत्म कर खाली कप कुर्सी के बगल में रख दिया। हाँ, अब बताइए क्या समाचार है? क्या इस बार मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा रिश्ता लाए हैं? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। मेरी जानकारी में 2 बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मैं उन लड़कियों के विवरण और तस्वीरें साथ लाया हूँ। बात करते हुए उन्होंने अपने झोले से एक लिफाफा निकाला और उसमें से एक फोटो वरूधिनी जी के हाथ में रख दी। लड़की का नाम अन्नपूर्णा है। पिता बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। इकलौती बेटी है और 2 भाई हैं। आप जैसा दहेज नजराना चाहेंगे, वे देने को तैयार हैं। उन्हें धन दौलत से कोई संबंध नहीं है, बस लड़का गुणवान होना चाहिए। इसीलिए मैं आपके घर तक आया हूँ। अगर आपको और आपके बेटे को यह रिश्ता पसंद आए, तो मैं वधू वर परिचय का प्रबंध करूंगा। मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी। हमारा चंद्रा घर पर ही है। रुकिए, मैं उसे बुलाकर फोटो दिखाती हूँ। चंद्रा बाबू, इधर आओ बेटा। अपने कमरे में किताब पढ़ रहा चंद्रा उठकर हॉल में आया। क्या हुआ माँ, क्यों बुलाया? ओह, पंडित जी आए हैं। क्यों पंडित जी, इस बार कौन सा अजीब सा रिश्ता ढूंढ कर लाए हैं? पंडित ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा। बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? शुरुआत में जब मुझे आपके स्वभाव का पता नहीं था, तब शायद वैसे रिश्ते लाया हूंगा, पर अब भला वैसा क्यों करूंगा? बेटा, पहले यह फोटो तो देखो। लड़की बहुत ही सुलझी हुई और सुंदर लग रही है। पिता कॉन्ट्रैक्टर हैं, इकलौती बेटी है और सुना है कि दहेज भी काफी अच्छा देंगे। मां की बात सुनते ही चंद्रा ने फोटो लेकर देखी। लड़की ठीक ठाक है, एडजस्ट किया जा सकता है। इकलौती बेटी है, यह जानकर खुशी हुई। पर क्या भाई भी हैं? पंडित जी ने बताया। हाँ बाबू, 2 भाई हैं, दोनों लड़की से बड़े हैं। यह सुनते ही चंद्रा का चेहरा उतर गया। उसने फोटो मां की गोद में उछाल दी। मां, मुझे यह लड़की पसंद नहीं है। यह तो बहुत ही ज्यादा गोरी है, जैसे शरीर में खून ही न हो, बिल्कुल पीली लग रही है। और ये आंखें कैसी हैं? उभरी हुई गोल आंखें। और ये मुंह, मुंह तो सुराही जैसा सुंदर होना चाहिए, पर इसका तो कड़ाही जैसा बड़ा है। इसमें क्या खाक खूबसूरती है। ठीक है बेटा, शादी तुम्हें करनी है। जब तुम्हें पसंद नहीं तो कोई क्या कर सकता है। पंडित जी, लीजिए, यह फोटो संभाल कर रख लीजिए। पंडित ने वह फोटो झोले में डाली और दूसरी बाहर निकाली। अच्छा, इसे देखिए। लड़की का नाम पंकजाक्षी है। पिता बहुत बड़े बिजनेस मैग्नेट हैं। पंकजाक्षी की बस एक छोटी बहन है। पिता ने वसीयत पहले ही लिख दी है कि सारी संपत्ति इन दोनों बेटियों को ही मिलेगी। सच कहूं तो यह रिश्ता आपके स्तर से बहुत ऊपर का है, पर उन्होंने मुझसे बार बार कहा कि कोई जानकार और सुशील लड़का ढूंढिए। इसीलिए मैं यह रिश्ता आपके पास लाया हूं। बस कीजिए, अब रुकिए भी। चंद्रा ने गुस्से में कहा। मां, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए। वरूधिनी जी ने उदास होकर कहा। कहाँ तो है बेटा, पर जैसा तुम चाहते हो वैसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है।
तुम्हारी उम्र 30 के पार हो रही है, मेरी उम्र ढल रही है। सोचती हूँ कि बहू आए तो मैं आराम से बैठूं और पोते पोतियों के साथ समय बिताऊं। पर तुम हो कि हर रिश्ते में नुक्स निकालकर उसे ठुकरा देते हो। पंडित जी ने पूछा, माँ जी, आखिर बाबू की इच्छा क्या है? क्या बताऊं पंडित जी? इसकी शर्त है कि लड़की माता पिता की इकलौती संतान होनी चाहिए, न कोई भाई हो न कोई बहन। ओह, यह बात है, ऐसा कहिए ना। तो फिर सुनिए, बिल्कुल वैसा ही एक रिश्ता मेरे झोले में है। यह सुनते ही चंद्रा का चेहरा खिल उठा। उसने तंज कसते हुए कहा, पंडित जी, तो फिर तब से आप ये फालतू के रिश्ते क्यों गिना रहे थे? जो असली और बेहतरीन रिश्ता था, वो हमारे पूछने पर ही क्यों निकाल रहे हैं? कारण एक ही है बाबू। अब मैं जो लड़की दिखाने जा रहा हूं, वह सोने के अंडे देने वाली बतख तो है, पर दिखने में साधारण है। खैर, खूबसूरती में क्या रखा है? इंसान के चेहरे से ज्यादा उसके पीछे की संपत्ति का चेहरा महत्वपूर्ण है। ये लीजिए फोटो। चंद्रा ने उत्सुकता से फोटो झपटी। लड़की का नाम लक्ष्मी है। नाम के अनुरूप ही वह साक्षात लक्ष्मी की पुत्री है। माता पिता ने बहुत मन्नतें और व्रत किए, तब जाकर यह इकलौती संतान हुई। 2 पीढ़ियों तक कम न पड़े उतनी संपत्ति है। माता पिता अक्सर बीमार रहते हैं। लड़की अभी मात्र 16 साल की है, पर वे सोचते हैं कि जिंदगी का क्या भरोसा, इसलिए बेटी की शादी की खुशी देख लेना चाहते हैं। वे अपनी बेटी और अपनी जायदाद को संभालने वाला कोई योग्य लड़का चाहते हैं। बेटे के हाथ से फोटो लेकर वरूधिनी जी ने देखी। उनका चेहरा फीका पड़ गया। चंद्रा ने कहा, माँ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हें लड़की पसंद नहीं आई, पर मुझे वह पसंद है। शादी मुझे करनी है और उसी के साथ घर बसाना है। पंडित जी, मुझे यह रिश्ता बहुत पसंद आया। अब लड़की देखने की रस्म वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे शुभ मुहूर्त निकलवाइए। शुभम, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। आप अपनी डिटेल्स दे दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। चंद्रा ने आत्मविश्वास से कहा, पंडित जी, मेरे बारे में जिससे चाहे पूछने को कहिए। और हाँ, मुझे संपत्ति का पूरा विवरण चाहिए, पर उन्हें यह पता न चले कि मैंने संपत्ति के बारे में पूछा है। बाकी आप कैसे भी मैनेज कीजिए, पर यह शादी पक्की होनी चाहिए। और आपकी दक्षिणा की चिंता मत कीजिए। साथ ही आपके बेटे को नौकरी दिलवाना अब मेरी जिम्मेदारी है। पंडित जी खुशी से फूले नहीं समाये। बाबू, आपके इस एहसान को मैं नहीं भूलूंगा। अब आपकी शादी की बात है, तो समझिए लक्ष्मी आपकी पत्नी बन ही गई। 20 दिन बाद एक बहुत अच्छा मुहूर्त है, उसी दिन आपकी शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। वरूधिनी जी, आप और आपके बेटे बहुत भाग्यशाली हैं। उनके पास शहर में 4 बंगले और बेहिसाब जमीन है। इतना कहकर पंडित हड़बड़ी में चले गए। चंद्रा हवा में उड़ रहा था, जबकि वरूधिनी जी का मन कड़वाहट से भर गया था। उन्होंने सोचा, मेरा बेटा इतना सुंदर है और वह लक्ष्मी। काला रंग, बाहर निकले हुए दांत, जैसे कोई बदरंग पुतला हो। क्या सिर्फ पैसों के लिए यह सब? खैर, रहना तो इसे ही है। अगर लड़की का स्वभाव अच्छा हुआ तो मेरे लिए उतना ही काफी है। राजम्मा की बहू तो सोने की गुड़िया है, पर स्वभाव इतना बुरा कि सास ससुर को घर से निकाल दिया। वरूधिनी जी अपनी सोच रोककर अंदर चली गईं। उसी शाम चंद्र जब घर लौटा तो बहुत उत्साहित था। माँ, माँ, वह जोर से चिल्लाया, मैं यहीं हूँ, इतना गला क्यों फाड़ रहे हो? वरूधिनी जी ने उसे डांटा। माँ, पंडित जी आज सीधे उनके घर गया था। वे हमारे प्रति बहुत सकारात्मक हैं। 4 दिन में सगाई की तैयारी करेंगे। इस बीच लड़की के माता पिता औपचारिक रूप से हमारे घर भी आएंगे। वरूधिनी जी हैरान रह गईं। पंडित तो बड़ा घाघ निकला, इतनी जल्दी सब तय कर लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, तुम्हारा बेटा कम नहीं है, उसे पता है कि किससे कैसे काम निकलवाना है। मैंने संपत्ति की जांच भी कर ली है, सब सच है। माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। बेटे को खुश देखकर वरूधिनी जी भी पिघल गईं। चलो बेटा, इतने समय बाद तुम घर बसा रहे हो, मुझे और क्या चाहिए? कुछ दिनों बाद चंद्रा का दोस्त राजू आया। क्यों चंद्रा,
किस्मत हो तो तेरी जैसी। सीधे घी के कड़े में जा गिरे। करोड़पति का दामाद बनने की हसरत पूरी हो रही है। हाँ राजू, परसों सगाई तय हुई है। वे लोग सगाई को शादी जितना भव्य बनाना चाहते थे, पर मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा कि सादगी से करेंगे। अरे, सगाई भव्य हो रही थी तो तूने मना क्यों किया? ओह, समझ गया। अब से उस सारी जायदाद का मालिक तू ही है ना, तो अभी से पैसा बचाना शुरू कर दिया। राजू ने मजाक में कहा। सच कहा दोस्त। ऐसे फालतू के खर्चे क्यों करना? खर्च वहां करना चाहिए जहां 1 रुपया लगाने पर 10 का मुनाफा हो। चंद्रा ने हंसते हुए जवाब दिया। शादी की बात अलग है, कोई भी खाली हाथ नहीं आता। तब जितने भी लोगों को बुलाओ, फायदा ही है। वैसे भी मेरे सास ससुर ने कई लोगों पर खर्च किया होगा, उन सबको वापस वसूलने का यही एक तरीका है। सगाई का क्या है? सब खाली हाथ आते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। क्यों? है ना मेरा मास्टर माइंड। पाई का हिसाब कैसे जोड़ता हूं देखा। लेकिन शादी के तुरंत बाद सारी संपत्ति तुम्हारे हाथ में तो नहीं सौंप देंगे ना? तुम्हारे सास ससुर के बाद ही वह तुम्हें मिलेगी। तब तक तुम्हें गड्ढे के पास बैठे भेड़िए की तरह इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या तब तक मुझे उन बुढ़ों की चापलूसी करके अपना काम निकालना पड़ेगा? कभी नहीं। और वैसे भी वो बुढ़े और कितने दिन जिएंगे? दोनों बीमार रहते हैं। अरे भाई, ऐसा मत कहो। ऐसे बीमार लोग ही अक्सर 100 साल जी जाते हैं। तब तक तो तुम खुद बूढ़े हो जाओगे। तुम सच कह रहे हो। इसके लिए मैंने एक रास्ता सोच रखा है। हमारा वो डॉक्टर दोस्त है ना, उसे पैसों के दम पर खरीद कर मैं उसका इस्तेमाल कैसे करूंगा, यह अभी नहीं बताऊंगा, करके दिखाऊंगा। हॉल में सोई हुई वरूधिनी जी की आंखें बंद थीं, पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वह सारी बातें उनके कानों में पड़ रही थीं। ऑफिस छोड़ते ही चंद्रा सीधे बीच की ओर गया। लक्ष्मी पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रही थी। दोनों ने एक ऐसी जगह चुनी जहां भीड़ कम थी और वहां बैठ गए। क्या बात है, मुझे यहां बुलाने के लिए फोन किया? कुछ बात करनी है क्या? चंद्रा ने पूछा। लक्ष्मी ने हां के संकेत में सिर हिलाया और संकोच वश नजरें झुकाकर बैठ गई। लक्ष्मी, मेरे सामने इतना संदेह क्यों? जो भी कहना है बेझिझक कहो। चंद्रा ने उत्साह में उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। मैंने आपको यहां अपनी मां के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। सासू मां के बारे में क्या समस्या है? उनकी सेहत तो ठीक है ना? चंद्रा ने घबराहट में पूछा। सेहत तो ठीक है, लेकिन लक्ष्मी हकलाने लगी। अरे लक्ष्मी, ये क्या बात हुई? एक तरफ मैं सासू मां को लेकर तनाव में हूं और आप मुझे सस्पेंस में रखकर मार रही हैं। प्लीज, बात को घुमाइए मत, जल्दी कहिए। लक्ष्मी ने खुद को संभालते हुए कहा। मां ने सिर पर पानी डाला लिया है। चंद्रा ने उसे ऐसे देखा जैसे उसे समझ न आया हो। सिर्फ यह बताने के लिए मुझे यहां बुलाया? मां ने सिर पर पानी डाल लिया है कह रही हो। क्या यह कोई बड़ी खबर है? लक्ष्मी ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। मतलब, क्या सासू मां ने आज तक कभी सिर पर पानी नहीं डाला? मेरा मतलब है, क्या उन्होंने कभी स्नान नहीं किया? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस बात पर यकीन करूं? ओहो, आप तो बड़े चालाक निकले। मुझसे बात करने के बहाने मुझे यहां बुला लिया और अब जब समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करें, तो कुछ भी कह रहे हैं। लक्ष्मी हंसी और बोली। सिर पर पानी डालने का मतलब नहाना नहीं है जी। मां, अब मुझे और आपको जीजी जीजा बनाने वाली है। क्या अभी भी आपको समझ नहीं आया? मां गर्भवती है। यह सुनते ही चंद्रा के सिर पर जैसे बिजली गिर पड़ी। अब तक हम सोच रहे थे कि यह मामूली कमजोरी है। उल्टियां हो रही थीं तो लगा कि बदहजमी है, लेकिन आज डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने तय कर दी कि वह गर्भवती हैं। जी, आपको पता है कि मेरे माता पिता कितने खुश हैं। वे कह रहे हैं कि यह सब आपके हमारे घर में दामाद बनकर कदम रखने के शुभ समय का फल है। आपका भाग्य बहुत अच्छा है। अब से उनके साथ सब अच्छा ही होगा। माता पिता बहुत उत्साहित हैं। मुझे भी इतनी खुशी हो रही है कि बता नहीं सकती।
इसी खुशी को आपके साथ बांटने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। चंद्रा को लगा जैसे किसी ने भारी पत्थर से उसका सिर फोड़ दिया हो। उसे चक्कर आने लगे। होश में आते ही वह चिल्लाया, नॉनसेंस! छी छी! कितनी शर्म की बात है। इस उम्र में तुम्हारी माँ ऐसा काम करके 4 लोगों के सामने सिर झुकवा रही है। चंद्रा ने ताना मारा। बिल्कुल यही बात माँ ने भी कही थी, लेकिन मैंने और पिताजी ने माँ को समझाया। लक्ष्मी ने धीमे स्वर में कहा। चंद्रा आगबूला हो गया। तुमने और तुम्हारे पिता ने समझाया? क्या समझाया? कि श्मशान में पैर लटकाए इस उम्र में बच्चे की माँ बनकर अपने अरमान पूरे कर लो माँ। अगर शर्म न हो तो यही होता है। यह देखो लक्ष्मी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुरंत अपनी माँ को अस्पताल ले जाओ और अबार्शन करवाओ। उसके बाद क्या करना है बताइए। मिस्टर चंद्रा, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मेरी माँ ने कोई गलत काम किया हो। और वैसे भी इसमें आपको क्या आपत्ति है? हाँ, मुझे आपत्ति है। मुझे नहीं होगी तो और किसे होगी? अप्सरा जैसी लड़कियां आने पर भी मैंने तुम जैसी बेमेल लड़की को क्यों चुना? पता है? आवेश में चंद्रा अपना आपा खोकर बोल बैठा। क्यों? मेरी पीछे की संपत्ति के लालच में आपने मुझे चुना, है ना? हाँ, जैसा कि तुमने कहा, तुम किसी भी तरह से मेरे काबिल नहीं हो। सुंदरता और व्यक्तित्व में तुम मुझसे कमतर हो सकती हो, लेकिन बुद्धि में तो तुम पाताल में गिरी हुई हो। इसीलिए तुम इतना घटिया सोच रही हो। मिस्टर चंद्रा, पहले हम आपकी बुद्धि को पहचान नहीं पाए थे, लेकिन अब आपके बारे में सब पता चल गया है। भगवान का शुक्र है। भगवान का शुक्र है कि मेरे गले में 3 गांठें बंधने से पहले ही आपका असली रंग सामने आ गया। अब हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। जाने से पहले क्या मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज़ बताऊं? बात यह है कि मेरी माँ नहीं बनने वाली हैं। मैंने जो भी कहा वह सब झूठ था। मैं बस आपकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहती थी। आपकी असलियत बाहर लाने के लिए मैंने यह नाटक किया। बस इतना ही। और आप कितनी आसानी से मेरे जाल में फंस गए। आपका असली रूप बाहर आ गया। अब आपको हमारा राम। इस जन्म में हमें अपनी सूरत मत दिखाइएगा। लक्ष्मी वहां से उठकर तेजी से चली गई। कार में बैठते ही उसका मन शांत हुआ। उसने अपने हैंडबैग से एक लिफाफा निकाला। उसमें रखे कागज को खोला और उसकी आंखें उन शब्दों पर दौड़ने लगीं। चिरंजीवी लक्ष्मी को वरूधिनी जी का आशीर्वाद। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा पत्र लिखना पड़ेगा, वह भी अपनी होने वाली बहू को। ऐसी परिस्थितियों में लिखना मेरी मजबूरी है। एक माँ होने के नाते अपने बेटे चंद्रा के बारे में ऐसा लिखना मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं नहीं चाहती कि दूसरी औरत की जिंदगी बर्बाद हो। इसलिए ममता को एक तरफ रखकर मैं कड़वा सच लिख रही हूँ। मेरा बेटा बचपन से ही स्वार्थी रहा है। कहते हैं कि माता पिता के संस्कार बच्चों में आते हैं, लेकिन मेरे बेटे को हमारा रूप तो मिला पर हमारे गुण नहीं मिले। बचपन में अगर उसका कोई दोस्त घर आता और उसे भी बेटे के बराबर कुछ दिया जाता तो वह झगड़ा करता था कि उसके सिवा किसी को कुछ न मिले। हमने सोचा कि बचपन की नादानी है। स्कूल में अगर उससे ज्यादा अंक कोई लाता तो वह जलता था। हम उसे समझाते थे कि अगली बार तुम अच्छे अंक लाना, पर वह नहीं सुनता था। हमें लगा कि यह उसकी पढ़ाई के प्रति लगन है। उसके पिता भी गर्व करते थे कि ऐसी प्रतिस्पर्धा उसे ऊंचाइयों पर ले जाएगी, लेकिन वह अपने प्रतिद्वंदियों की किताबें फाड़ देता था, उनके नोट्स फेंक देता था, उनकी पेंसिलें तोड़ देता था और उन्हें परेशान करता था। उसे कितनी भी सजा मिले वह चुपचाप मार खा लेता था, पर अपनी हरकतें नहीं छोड़ता था। स्वार्थ का वह जहरीला पौधा आज एक विशाल वृक्ष बन चुका है, यह मुझे अब समझ आया है। बेटी लक्ष्मी दूसरों की संपत्ति पर नजर रखने वाली उसकी नीच मानसिकता है। उसने तुमसे शादी के लिए हाँ की क्योंकि उसकी नजर तुम्हारी संपत्ति पर थी, पर बात सिर्फ वहां तक नहीं रुकी। वह तुम्हारे माता
पिता के बाद संपत्ति मिलने का इंतजार नहीं करना चाहता, बल्कि उन्हें रास्ते से हटाने की क्रूर योजना बना रहा है। आज मैंने उसे अपने दोस्त से कमरे में बात करते सुना, जबकि मैं सोने का नाटक कर रही थी। इंसान का खून चखने वाला शेर कभी शाकाहारी नहीं बन सकता, वैसे ही मेरे बेटे में बदलाव की उम्मीद करना असंभव है। वह सिर्फ तुम्हारे माता पिता को ही नहीं, बल्कि तुम्हें भी रास्ते से हटा देगा। इसीलिए मैं यह पत्र लिख रही हूँ। मेरी कोई बेटी नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि हर लड़की सुखी रहे। बेटी, उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने यह पत्र लिखा है, क्योंकि वह जैसा भी है, मेरा बेटा है, वही मेरा बुढ़ापा काटेगा। मेरे मुंह का निवाला मत छीनना बेटी। मैं चाहती हूं कि तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारी मां जैसी वरूधिनी लक्ष्मी ने पत्र मोड़कर बैग में रख लिया। वरूधिनी जी की बातों की पुष्टि करने और चंद्रा की बुद्धि परखने के लिए उसने वह नाटक रचा था, जिससे उसका असली स्वभाव सामने आ गया। उसने सुना और पढ़ा था कि मां अपनी संतान के भविष्य के लिए कुछ भी कर सकती है, पर वरूधिनी जी जैसी महान मां के बारे में उसने कभी नहीं सुना था। लक्ष्मी ने मन ही मन हाथ जोड़कर वरूधिनी जी को नमन किया, जिन्होंने उसे जीवन के गहरे गड्ढे में गिरने से बचा लिया था। क्या वरूधिनी जी ने सही किया? आपके विचार कमेंट में जरूर लिखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलती हूँ। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।